हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी में। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहां पर 10th क्लास जो है वो एनसीईआरटी कोर्स नहीं, आईसीएसई कोर्स है। इस बोर्ड के क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेक्चर्स कम अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर आईसीएसई 10th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज एग्जॉस्टिव कवरेज करा रहे हैं, लेकिन ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम समय में आपका पूरा काम कराया जाए। जितने टाइम में आप अपना कोर्स रिवाइज कराते हैं उतने टाइम में हम आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा देंगे। आधे घंटे के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आकर देखिए और पाइए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट है या समझ नहीं आता। हार्ड क्वेश्चंस करने की आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। एनसीईआरटी वाले देखेंगे तो उनके लिए तो फाउंडेशन जैसा कोर्स है, काफी ज्यादा आपके कंटेंट से यहाँ अवेलेबल होगा। जो भी एनसीईआरटी फॉलो करने वाले बच्चे हैं 10th क्लास के, अगर हमें देखेंगे, हमें फॉलो करेंगे, तो आपको जैसे फाउंडेशन लेक्चर्स मिल रहे हैं ऐसा कुछ कंटेंट आपके लिए रहेगा। साउंड चैप्टर चल रहा था, एक लेक्चर हो गया था, बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस एक्सेट्रा हमने कर ली थी। आज इस चैप्टर का सबसे कोर पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टार्ट होने वाला है। तो साउंड के बारे में क्या क्या क्लासिफिकेशन थे वो हमने कर लिए थे। आज की चर्चा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। तो चलें रिफ्लेक्शन पे पहुंचते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है सबसे पहले समझें। कभी भी कोई मीडियम हो, उस पर कोई बाउंड्री आ जाए, बाउंड्री है, इसे इंटरफेस कह देंगे, रिफ्लेक्टर कह देंगे, जो मर्जी वो कह देंगे, ठीक, इसे हम बाउंड्री कह देते हैं। इसी चीज को हम दूसरा नाम दे देते हैं, कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टर है। इसी चीज को तीसरा नाम देते हैं और कहते हैं कि ये इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है? दो मीडियम्स का इंटरफेस है। जब भी कभी कोई रे मतलब कोई वेव, कौन सी वेव? इट मे बी लाइट वेव, इट मे बी साउंड वेव। हम फिलहाल साउंड की बातें कर रहे हैं, साउंड की बातें कर रहे हैं। सारी की सारी जो एनर्जी आ रही है साउंड के फॉर्म में, या तो वो पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी और या तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे हो तो ये मानकर चलें कि इतना एटलीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस आई है कि उसे डिटेक्ट किया जा सके आसानी से। तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आप पा रहे हैं कि रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ये जो चीज आपको दिखाई जा रही है डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल है किसी सरफेस पे, जिस तरह से लाइट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था। और नॉर्मल के साथ यहाँ बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ होता है क्या? इसके अलावा दो काम बेटा होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ये जो साउंड आ रहा है ये बेटा इंसिडेंट साउंड है, और ये जो साउंड है ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। ध्यान से देखिए, कुछ एनर्जी का पार्ट इस बाउंड्री के द्वारा, रिफ्लेक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो जाएगा। हम कहेंगे ट्रांसमिटेड साउंड। तो आप पाओगे कि अगर यहाँ पर कुछ Q इंसिडेंट टाइप की एनर्जी थी, ये Q रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ये Q एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है और ये Q ट्रांसमिटेड एनर्जी है, तो आप पाओगे कि बेटा Q इंसिडेंट जो एनर्जी है वे Q रिफ्लेक्टेड प्लस Q एब्जॉर्ब प्लस Q ट्रांसमिटेड के बराबर है। यानी तीन चीजें हमारे साउंड के साथ एक साथ हो रही है। जितनी एनर्जी बच्चे इंसिडेंट हो रही है, हम पा रहे हैं कि उतनी ही एनर्जी तीन हिस्सों में बढ़ जा रही है। अगर एब्जॉर्प्शन पढ़ना होता तो हम ये वाला हिस्सा पढ़ते, ट्रांसमिटेंस पढ़ना होता तो ये हिस्सा पढ़ते, रिफ्लेक्शन पढ़ना होता तो ये हिस्सा पढ़ते। अगर इस टोटल एनर्जी में से ये QR वाला पोर्शन ज्यादा हो गया, मेजॉरिटी में हो गया, तो फिर हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है और यही हमें सुनाई दे रहा है। ये बेसिक आइडिया है रिफ्लेक्शन का। अच्छा, डिफाइन कैसे करोगे? शब्दों में लिखने के लिए आए तो तुम कहोगे बाउंस बैक ऑफ साउंड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से
बाउंस बैक कर जाए अगर साउंड तो कहलाएगा वो रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर जो बच्चों के मन में डाउट आता है कि अगर स्पेशली मेंशन करके दिया है कि कोई एक चीज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आखिर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या खेल क्या है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कोई लकड़ी का पटरा हो सकता है, कोई हिल हो सकती है, कुछ भी मकान हो सकते हैं। लेकिन वेव की एक प्रॉपर्टी है जो नहीं भूलनी चाहिए। हमारी वेव कुछ इस तरह दिखाई देती है और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा जो है ये वेवलेंथ कहलाएगा, है ये वेवलेंथ कहलाएगा। अगर किसी पार्टिकल का साइज ऑफ पार्टिकल छोटा हो गया लैम्डा से तो नो इंटरैक्शन। इसका अर्थ ये है कि फिर वेव ऐसे पार्टिकल से टकराकर वापस नहीं आ पाती, इंटरैक्शन नहीं होता है, वेव आगे निकल जाती है। तो वेव सिर्फ ऐसे ही पार्टिकल से टकराती है जिनका साइज उनकी वेवलेंथ के बराबर हो या बड़ा हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो भी हो वो लार्ज इन साइज हो। क्या हो बेटा? लार्ज इन साइज। ये साउंड की खास बात है। अब हम लाइट का रिफ्लेक्शन ना पढ़ के बच्चों साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसे साउंड के सेंस में समझेंगे। ये रिफ्लेक्शन का बेसिक आइडिया है। अच्छा, शक्ल दिखाई दे रहा रिफ्लेक्शन की, ये रही शक्ल रिफ्लेक्शन की। आप देखिए ये वुड बार दिया हुआ है ना। वुड बार को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे वुड बार है, वुड बार का मतलब डंडा है, प्लेट है, लकड़ी का है, तो बेसिकली यही तो रिफ्लेक्टर है हमारा। कोई ना कोई तो मटेरियल चाहिए ना रिफ्लेक्ट कराने के लिए। और क्या किया? एक ट्यूब में यहाँ से आवाज निकाली, साउंड सोर्स जो साउंड क्रिएट कर रहा है। ये ट्यूब है, इस ट्यूब को चैनल बोलते हैं। और चैनल ट्यूब को नहीं बोलते हैं, बेसिकली जिस मीडियम से सिग्नल आगे जाएगा वो सिग्नल को ट्रांसफर कराने वाला मीडियम चैनल कहलाता है। हमने इस ट्यूब को यहाँ रोक रखा है, रोक दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ से साउंड आगे जाएगा, वुड से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा और ये आपके ईयर है, यहाँ आपको फिर से सुनाई देगा। और ये फिर से इस वाले ट्यूब को क्या बोला जा सकता है बेटा? चैनल। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ वहां नॉर्मल डाल दिया, एंगल आई और एंगल आर दिखाई दे रहे हैं, आई बराबर आर दिखाई देगा रिफ्लेक्शन। दूसरा चित्र देखिए, आपके पास कोई साउंड सोर्स है, उससे कुछ साउंड के वेव्स जनरेट हो रहे हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाले वेव्स जनरेट हो रहे हैं। और ये जो वेव्स हैं ये आकर आपके ऑब्जर्वर से टकराते हैं। जब ये वेव्स आपके ऑब्जर्वर से टकराती हैं तो ऑब्जर्वर इन वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी वेव ऑब्जर्वर से नहीं टकराई, वो आगे चली गई, लेकिन जितनी वेव ऑब्जर्वर से टकराई उसने इसे वापस रिफ्लेक्ट किया और हमारा सेंडर जो है वो अब रिसीवर का काम कर रहा है। जो वेव भेज रहा था रिफ्लेक्ट होने वाली वेव को अब वो ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये स्पीकर ना होके कोई व्यक्ति होता तो बोलने के बाद वो सुनता भी, तो जो साउंड इसने जनरेट करी वो सीधी जा रही है पर डिस्टेंस मैंने r लिखी हुई है, इसका मतलब r डिस्टेंस जा रही है और r डिस्टेंस लौट कर वापस आ रही है। तो अगर यहां पर मैं ये कहने लग जाऊं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर 2r ट्रेवल किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये रिफ्लेक्शन का बेसिक आइडिया। इसमें से एक आइडिया और चाहिए, परसिस्टेंस ऑफ साउंड का। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो एक्चुअली हम नहीं सुनते, हमारा ब्रेन सुनता है। कान साउंड को डिटेक्ट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस बनाकर ब्रेन में भेजते हैं। उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ब्रेन रीड करता है और चेक करता है कि क्या सुनाई दे रहा है। तो ये जो सिग्नल्स, ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस ब्रेन में भेजी गई, ये तुरंत खत्म नहीं हो जाती हैं। कुछ समय तक इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट का असर दिमाग पर रहता है, ब्रेन पर रहता है। ये सिग्नल्स को फेड होने में कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। जितना टाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन में वैनिश होने में लगता है तब तक वो साउंड, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो पल्स हमारे दिमाग में परसिस्ट करती है। इसी चीज को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। एक साउंड जो क्रिएट किया गया और हमारे ब्रेन ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के कितनी देर बाद तक वो साउंड हमारे दिमाग में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो टाइम ड्यूरेशन
कहलाती है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। और हम एक्सपेरिमेंटली ये बात जानते हैं कि 0.1 सेकेंड्स तक जो सिग्नल हमारे ब्रेन ने डिटेक्ट किया वो ब्रेन से वैनिश नहीं होता। 0.1 सेकेंड पर जाकर के हमारे ब्रेन से सिग्नल वैनिश होता है, यानी जो आवाज एक बार हम सुनते हैं वो 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में वैसी ही रहती है। अब इसका सवाल आता है कि अरे मैं बार बार क्यों समझ क्यों नहीं आता कि देर तक दिमाग में है? वो टाइम बहुत छोटा है, इसलिए ये साउंड बड़ी आसानी से खत्म भी हो जाता है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक बड़ा सा हॉल हो, खाली कमरा हो और आप वहां जाकर चिल्लाएं हेलो हेलो हेलो, ऐसा कुछ सुनाई देता है। और जो हेलो 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 सुनाई देगा तो आपको समझ में आएगा कि यार कुछ गूंजती सी आवाज है, वो रिफ्लेक्शन है। आपने हेलो साउंड क्रिएट किया, साउंड चारों तरफ फैला, दीवारों से टकराया, आपके कानों में वापस आया। अगर ओरिजिनल साउंड जो आपने क्रिएट किया था वो जब आपके कानों में गया तो वो एग्जिस्ट कर रहा था, 0.1 सेकेंड तक उसे एग्जिस्ट करना था। अगर उसके पहले पहले साउंड वापस आया तो आपको ओवरलैप्ड टाइप का साउंड सुनाई देगा, एक के ऊपर एक हर 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 इस टाइप का साउंड सुनाई देगा। और ये साउंड क्यों इस तरह का गूंजता हुआ समझ में आता है और एक के ऊपर एक पर से एग्जिस्ट करता दिखाई देता है, इसकी वजह से तो हम कहेंगे फॉर 0.1 seconds the sound persists in our brain। हमारे ब्रेन में साउंड इतनी देर तक परसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं होता है। अच्छा, और बढ़िया, इससे होता क्या है? परसिस्टेंस से बेटा दो चीजें आती हैं, एक आता है रिवर्बरेशन और एक आता है एको। ये रिवर्बरेशन और एको क्या है? ये बड़ा खास है। एको इधर ले आते हैं, तो रिवर्बरेशन को समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड heard before the original sound is ceased। ओरिजिनल साउंड जब खत्म हो जाएगा उससे पहले पहले अगर रिफ्लेक्शन तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें सुनाई दे गया तो वो दो आवाज अलग सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि ओरिजिनल साउंड अभी तुम्हारे दिमाग से गया नहीं है। और वो साउंड खत्म होने से पहले पहले दोबारा से वही साउंड सुनाई देने लग गया, रिफ्लेक्शन सुनाई देने लग गया। जब तुम पहाड़ियों पर जाते हो और चिल्लाते हो ओए ओए ओए, तो कई बार वो चीज रिपीट होती है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट हिल से वो साउंड जो आपने क्रिएट किया टकरा कर वापस आता है तो बाद में आपको सुनाई देता है। अब ये दो तरह से सुनाई दे सकता है। जो आपने ओरिजिनल साउंड क्रिएट किया वो आपके ब्रेन में है, इसके खत्म हो जाने के बाद रिफ्लेक्शन आया, बहुत दूर हिल थी वहां से टकरा के आया, टाइम ज्यादा लग गया, ब्रेन में 0.1 सेकंड के अंदर अंदर साउंड वैनिश हो गया। ये वैनिश होने के बाद साउंड आया। दूसरा तरीका ये कि जो रिफ्लेक्टर्स हैं, जो वॉल्स हैं, बहुत दूर नहीं है, हमारे पास हैं, और हमने उसमें साउंड क्रिएट किया और साउंड बहुत जल्दी वापस आया, और इतनी जल्दी वापस आया कि 0.1 सेकंड नहीं गुजरे। यानी ओरिजिनल साउंड जो दिमाग में चल रहा था, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, वो वैनिश नहीं हुआ। उसके वैनिश होने से पहले पहले हमारे पास साउंड आ गया। तो एक साउंड खत्म नहीं हुआ है और सिमिलर साउंड, आइडेंटिकल साउंड दोबारा से सुनाई दे रहा है। तो जैसे जागरण में सुनाई देता है आप लोगों को है, वो पूरा हेलो भी नहीं हो पाता, लेकिन है होता रहता है। तो वो ओरिजिनल वाला साउंड खत्म होने से पहले पहले दूसरा साउंड आ गया और ओवरलैप्ड साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वो कहलाता है रिवर्बरेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हर्ड बिफोर द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड। यानी कि जो समय रिफ्लेक्शन के बाद आप साउंड सुन रहे हैं वो समय 0.1 सेकंड से छोटा है। 0.1 सेकंड से कम टाइम में अगर रिफ्लेक्शन वापस आ गया, 0.1 सेकंड से कम समय में अगर रिफ्लेक्शन वापस आ गया तो इसका अर्थ होगा कि रिवर्बरेशन सुनाई दे रहा है, गूंज सुनाई दे रही है कानों में, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफ्यूज्ड सा साउंड सुनाई देगा, ओवरलैप्ड। डिफ्यूज्ड साउंड, ठीक। ओवरलैप डिफ्यूज साउंड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है
रिफ्लेक्शन एंड ओरिजिनल साउंड have no distinct boundary. ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन में किसी प्रकार की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती। अच्छा सर, एको में क्या है? एको की परिभाषा सेम टू सेम है। क्या सेम टू सेम है? कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड heard बिफोर की बजाय इसमें आफ्टर लिख जाएगा, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड। रिफ्लेक्शन आपको तब सुनाई दे जब ओरिजिनल वाला साउंड सीज हो गया, खत्म हो गया, दिमाग से वैनिश हो गया, अब उसकी कोई छवि हमारे दिमाग में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हेलो 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 इस तरह का। पहले वाला हेलो पूरी तरह खत्म हुआ, यू हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हेलो। तो एक हेलो पूरा खत्म हुआ, दिमाग से वो साउंड गया, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके थोड़ी देर बाद सेकंड साउंड आया। यानी कि फर्स्ट साउंड की लास्ट और सेकंड साउंड का फर्स्ट के बीच में डिस्टिंक्ट बाउंड्री, ओवरलैप नहीं है, डिफ्यूज नहीं है, आप उसे डिस्टिंक्टली अलग अलग समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन करके साउंड को आने में 0.1 सेकेंड या तो 0.1 सेकेंड से ज्यादा ही समय लगा था। जवाब है हाँ, सही बात है। नो ओवरलैपिंग और नो डिफ्यूजन। दूसरा, रिफ्लेक्शन एंड ओरिजिनल साउंड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ये एको और में डिफरेंस। जो मेन आइडिया बच्चों आपको पकड़ना है इस पूरे पार्ट में वो ये है, अगर लॉट पर साउंड को आने में 0.1 सेकंड से कम समय लग रहा है तो रिवर्बरेशन, और 0.1 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है तो वो एको है। ये बात अगर आप पकड़ ले गए तो इसका मतलब ये है कि रिवर्बरेशन एको का काम हो गया। हमारे इस चैप्टर में एको 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 पे ज्यादा चर्चा करनी है, तो एको की चर्चा करते हैं। परिभाषा तो बताने से है, तो क्योंकि अभी परिभाषा बताई, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा का समय लग गया रिफ्लेक्टर से साउंड को वापस रिसीवर तक आने में, तो फिर हम कहेंगे कि हमें एको सुनाई दे रहा है। क्या बात है, एको सुनाई दे रहा है। अब स्पीड ऑफ साउंड पे मैं 2 मिनट डिस्कशन करना चाहूंगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। पहली बात तो मैंने काफी सारे फैक्टर्स लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन पर नहीं करता। एक फैक्टर मैंने जानबूझकर छोड़ा था, वो था टेम्परेचर। यहाँ के लिए छोड़ा था। सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक में टेम्परेचर बहुत बार वेरी करता है, पर ठीक ठाक डिफरेंस होता है टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो टेम्परेचर बदलने के साथ स्पीड ऑफ साउंड एयर में बदल जाती है। क्योंकि टेम्परेचर बदलने के साथ स्पीड ऑफ साउंड एयर में चेंज होता है, इस वजह से रिफ्लेक्शन का जो टाइम है वो सेम सोर्स और सेम रिफ्लेक्टर के लिए बदल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बगल वाली दीवार से रिफ्लेक्ट होके वेव वापस आ रही है, मेरी पोजीशन यही है, रिफ्लेक्टर की पोजीशन सेम है, रिफ्लेक्टर की डिस्टेंस भी बराबर है, मेरी डिस्टेंस उतनी ही, कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन मैं साउंड क्रिएट किया सुबह 6 बजे और किया दोपहर में 2 बजे। सुबह 6 बजे टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस और 2 बजे टेम्परेचर हो गया 40। तो भाई साहब टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है कि स्पीड ऑफ साउंड बदल गया। सुबह क्योंकि स्पीड कम थी इस वजह से साउंड देर से वापस आ रहा था, दोपहर में स्पीड ज्यादा है इस वजह से साउंड जल्दी वापस आएगा।
अच्छा, तो पता तो चलना चाहिए। तो हम टेम्परेचर की थोड़ी सी डिपेंडेंस देख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर वैसा डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रकार से भी तुम सोच सकते हो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। V at 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड। एयर में जो स्पीड है वो 331 मीटर्स पर सेकेंड है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और एक फैक्ट बता देता हूं आपको, देयर इज 0.61 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज in speed for each degree increase in temperature। यानी टेम्परेचर के 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ जाने पर स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो जाता है। यानी अगर 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा तो 0.61 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो T डिग्री सेल्सियस पे आखिर स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा? तो जितना 0 पर था प्लस 0.61 इंटू T, भाई 0 डिग्री सेल्सियस वाले में 0.61 ऐड करना है और कितने डिग्री सेल्सियस तुमने बढ़ाया T, तो T बार 0.61 बढ़ा तो ऐड कर दो। ये है लॉजिक। अब एक खास बात सुने बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर पर जब आपसे कहा जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको किताबें जो है वो लिख कर देती हैं 340 मीटर्स पर सेकेंड। अगेन मैं कह रहा हूं कि रूम टेम्परेचर में कई सारे टेम्परेचर सोचे जा सकते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे स्पीड अलग होगी, लेकिन ज्यादातर सवालों में बुक जो है या फिर जो भी रेफरेंस बुक्स हैं वो 340 मीटर पर सेकेंड को ही अपना बेस वैल्यू मानकर चलती है। इस तरह से हम ये सोचते हैं कि स्पीड कितनी है बेटा, 340 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां से ये लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो देखो बच्चों। क्वेश्चन फ्रेम होता है इस तरह से, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between source and reflector such that source may hear echo। कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो सोर्स है वो एको सुन सके। मैं कह रहा हूं कि यहां पर रिफ्लेक्टर मान लो, ये रिफ्लेक्टर, और यहां पर मैं सोर्स बना दे रहा हूं। यहां से इन्होंने साउंड क्रिएट किया, वहां पे साउंड को बहुत ध्यान से देखिए। यहां से जो साउंड क्रिएट किया गया वो आगे की तरफ गया, जो साउंड आगे गया वो रिफ्लेक्टर से टकराया और टकराने के बाद कलर चेंज करके वापस आया और इन्हें सुनाई दिया। आप तुरंत इस बात को समझ गए कि सर ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है, जिसे ये लोग d कहना चाह रहे हैं, इस d के बारे में ही ये चर्चा कर रहे हैं कि बताओ d कितना है। तो मेरे हिसाब से साउंड ने 2 जर्नीज ट्रैवल करी है। कौन सी? एक तो साउंड आगे गया है रिफ्लेक्टर तक सोर्स से, दूसरा साउंड पीछे आया है रिफ्लेक्टर से सोर्स तक, तो गया भी d और आया भी d। तो साउंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2d, समय कितना लिया t, रफ्तार कितनी v। मजा आ गया, v बराबर 2d/t, ये फॉर्मूला बन गया। लगभग 90% सवालों में फॉर्मूला काम कर जाता है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिनमें फॉर्मूला काम नहीं करता है, लेकिन वो लॉजिक सीखने के बाद वो भी हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं d निकालूंगा तो शायद बनेगा vt/2। अब अगर मैं d मिनिमम करना चाहता हूँ कि मिनिमम दूरी पर रखकर उसे एको सुनाना है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम टाइम में भी
मेरे पास एको आ जाना चाहिए। जितनी जल्दी एको आ जाएगा इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टर उतना पास रखा था। रिफ्लेक्टर दूर होता तो समय ज्यादा लगता और देर से साउंड आता। अगर जल्दी साउंड को लाना है तो रिफ्लेक्टर को भी पास रखना है। अच्छा, तो पास रखने के लिए टाइम को मिनिमम करना पड़ा। स्पीड मैंने अभी आपको बताई थी 340 मीटर्स पर सेकेंड, और मिनिमम टाइम जितने में एको सुनाई दे सकता है वो 0.1 सेकंड है। इससे भी कम टाइम लोगे तो लॉजिकली वो एको नहीं, रेवर्बरेशन हो जाएगा। इफ यू सॉल्व इट तो डी मिनिमम की जो वैल्यू है वो बन गई 34 डिवाइडेड बाय 2। तो डी मिनिमम तुम्हारे लिए बेटा आ गया 17 मीटर्स। लेकिन विशेष ध्यान दें, ये 17 मीटर आपका सर्वथा सत्य आंसर नहीं है। ये डी बराबर 17 मीटर तो तब है when speed of sound is taken as 340 meters per second। यानी अगर साउंड की स्पीड बदल जाती है तो मिनिमम टाइम फॉर एको तो सेव रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्टर की दूरी बदल जाएगी, 17 मीटर की बजाय कुछ और हो जाएगी। तो जो कोर आइडिया है रिफ्लेक्शन का, जो कभी कंडीशन नहीं बदलती, वो टाइम है, दूरी नहीं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या आपके पास बड़े तमाशे खेलते हैं, देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ सोर्स creates a sound which gets reflected back from a reflector and here's an echo after 3 seconds. If the speed of sound is 340 meters per second, then find distance between source and reflector। रिफ्लेक्टर और सोर्स के बीच में कितना सेपरेशन। तो आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? आप यहाँ पर कोई सोर्स बनाएंगे, डायग्राम अगर आप बना ले गए तो मानकर चलिएगा कि सवाल फिर हो जाएगा। तो सामने आपने रिफ्लेक्टर बना दिया, इनके बीच की दूरी डी रख ली। आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए कि सर साउंड आगे जा रहा था और साउंड पीछे आ रहा था, यानी कि मेरे साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी सर 2d। समय कितना लिया सर t। तो स्पीड कितनी बनी v। सर क्या ये 340 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है? जवाब है हाँ। d कितना है सर? डिस्टेंस ही तो निकालनी है। समय कितना लिया एको सुनने का? 3 सेकंड्स का टाइम लिया, 3 सेकंड्स लिखा। d इक्वल 340 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। आप 2 से इसको डिवाइड करो तो 170 आ रहा होगा। तो d की वैल्यू आ गई 510 मीटर। तो दो लोग हैं 510 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से। क्या बात, सस्ता सवाल है, हो गया। ऐसे ही सवाल आते हैं और यही करने होते हैं। चलें और देखिए बेटा सवालों को। अगला सवाल आपसे कहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a boy stands in between 2 cliffs। 2 cliffs के बीच में he creates a sound and hears 2 consecutive echoes। दो consecutive echo सुनाई देते हैं। After 3 seconds and 5 seconds, if speed of sound is
340 meters per second. Find separation between boy and cliffs. दोनों क्लिफ्स और बॉय के बीच में कितना संबंध है, कितनी दूरी है। ये ऐसा भी पूछ सकता था कि सिर्फ बॉय के बारे में ना पूछता, क्लिफ्स के बीच की दूरी पूछ लेता, तो भी निकालना आना चाहिए था। तो मैं वो चीज़ आपको करके बताता हूँ। देखिए, आसान सवाल है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा था चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि लड़का है जो बेटा साउंड क्रिएट कर रहा है, इधर भी और इधर भी क्लिप्स है। कोई एक पास रही होगी, कोई एक दूर रही होगी, तभी 3 और 5 सेकंड में एको सुनाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये x है, ये डिस्टेंस, और मान लीजिए कि ये y है, ये डिस्टेंस, और हम ये मान लेते हैं कि x जो है वो छोटा है y से। ये लेट करने पर क्या फायदा है कि आप कहेंगे अगर x छोटा है तो लॉजिकली जो 3 सेकंड का समय लगा है वो यहाँ लगा है, और 5 सेकंड का जो समय लगा है वो यहाँ लगा है। आपको तुरंत ये बात पता है, अभी करके आ रहे हैं हम लोग, कि साउंड जा रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड जा रहा है, साउंड आ रहा है। तो जरा छोटी वाली क्लिप, पास वाली क्लिप की बातें करते हैं। साउंड गया है 2x, समय लगा है 3, पर स्पीड है बेटा 340। ठीक, x की वैल्यू आ रही है 340 × 3 डिवाइडेड बाय 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 510 मीटर्स आएगा। पहला तो क्या है। सिमिलरली अगर आप दूसरे पार्ट को देखेंगे तो कहेंगे y जाना और y वापस आना 2y, समय 5 लिया, स्पीड साउंड की 340 मीटर पर सेकंड है, v = 2d/t वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। y दूरी गया साउंड, y दूरी वापस आया साउंड। ये आप क्या कर रहे हैं, y = 340 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 170 × 5, ये 0 हो गया, ये 35 हो गया, और ये हो गया लॉजिकली 850 मीटर्स। तो उसको आपने 850 बना दिया। सब कुछ इस बात पर। अब मैं कहूँ कि बॉय से पहली क्लिप की दूरी 510, बॉय से दूसरे क्लिप की दूरी 850। अगर मैं कहूँ सेपरेशन बिटवीन क्लिप्स कितनी है, सेपरेशन बिटवीन क्लिप्स है x + y। बहुत ध्यान से देखिए, क्लिप के बीच की दूरी, क्लिप और y के बीच की दूरी x, फिर y, तो क्लिप के बीच की दूरी कितनी है, x + y। डायग्राम से साफ दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ सवाल पढ़ के चित्र बनाया तो आंसर्स आ जाएंगे। एक आप देखेंगे तो 510 मीटर नजर आएगा, एक आप देखेंगे तो 850 मीटर नजर आएगा। तो 1360 मीटर की दूरी इन दोनों के बीच में। अरे कितना अद्भुत सवाल है, सुनने में कठिन भी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया होगा। अब आज के लेक्चर को बेटा यहाँ पर खत्म करते हैं। आज हमने आपको एको का कोर कॉन्सेप्ट और 3-4 न्यूमेरिकल्स बताए, कॉन्सेप्ट बताए। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो कोर हार्टेड एको के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जितने आपकी किताबों में दिए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हम कर जाएंगे, जिससे कोई भी एक वैरायटी, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के, डिस्टेंस निकालने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ कर डालेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। मिलेंगे साउथ सिटी पीसीएमबी के अगले एपिसोड में, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रिवीजन के टाइम पर कम स्पीड में एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज बहुत प्लान तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लेकर आया साउथ सिटी पीसीएमबी। खुशियां बांटिए, हमें भी शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक फॉलो करते रहिए।